नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों आज है 3 जनवरी और ये 2021 का फर्स्ट टीचिंग वीडियो होगा, यानी आपके लिए यूजफुल वीडियो होगा। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोज, इस साल की शायद दूसरी वीडियो ये होगी। तो सबसे पहले विश यू ऑल ये वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग जल्दी से 2020 CGL का फॉर्म भर दीजिए। CHSL आपने ऑलरेडी फिल कर दिया होगा और लास्ट डे का वेट ना करिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज़ 8 के मैथ्स के 25 क्वेश्चंस का। जो फेज़ 8 का एग्जाम होता है, ज़्यादातर लोग उससे अपरिचित होंगे, ठीक है। ये भी आपके CGL लेवल का एग्जाम होता है। उसमें 4200, 4600, 2400, 2800 सारी ग्रेड पे की नौकरियां होती हैं। तो उसी का पेपर है और किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी जीमेल पे, और बहुत सारे DM आए कि फेज़ 8 का सॉल्व करवा दो। तो फेज़ 8 का पेपर जो होगा वो CGL लेवल का होता है। तो जो CGL 2020 वाले हैं वो पहले CHSL के सारे 36 सेट कर लें, जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और इन स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, मतलब वीडियो के लास्ट में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, CPO भी आप देख लें। CPO के जो 6 शिफ्ट हुए थे, और CGL मेंस भी देख लें। मैं टॉपिक वाइज पहले कंपाइल कर रहा हूँ, सारे जब कंपाइल कर लूँगा तो टॉपिक वाइज CHSL, CGL मेंस और CPO सबके टॉपिक वाइज, जैसे टाइम एंड वर्क के जितने क्वेश्चन तीनों में मिला के पूछेंगे, उसको लेवल में, एक एक्चुअल एग्जाम लेवल में और एक्चुअल क्वेश्चन लेवल में सेट करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, और 2020 में जितना सपोर्ट दिया है वैसा ही सपोर्ट आपको 2021 में रहेगा, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल SSC से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्होंने PDF भेजा, नाम मैं आपका फिर से भूल गया, मैंने याद किया था 2 बार कि आपका नाम लूँगा, लेकिन धन्यवाद, आपने मेल किया। और अगर आपके पास फेज़ 8, फेज़ 7 कोई सबका पेपर है तो आप हमें जीमेल पे भेज दिया करिए। जीमेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर मतलब मेल कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग जाके उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता रहूँगा, तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। और 2020 को टारगेट करके फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट बना दो और इधर ही सिलेक्शन ले लो। क्या फ़ायदा आप इधर उधर बार बार, एक साल इधर पेड कोर्स खरीदो, एक साल उधर, तो टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे। तो इसी वजह से किसी का पेड कोर्स लेने के बजाय आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करें। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। कहा गया एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल वर रिड्यूस्ड बाई 140 ईच, देन द प्रॉफिट परसेंटेज बिकम्स 19.2% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। कहा गया एक आर्टिकल को 15% मतलब फ़ायदे पे बेचा जाता है, अगर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 140 रुपये घटा दिया जाता है, तो जो आपका प्रॉफिट है वो 19.2% का बचता है, या 19.2% का हो जाता है। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से करने का सबसे आसान सा तरीका होता है कि आप मान लो कि सर 100x का हमने खरीदा, x से घबराइएगा नहीं, 115x का हमने बेचा। अब कहा गया कि इसको 140 रुपये दोनों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। यानी अब हम खरीद कितने कर रहे हैं, 100x माइनस 140 का, बेच कितने कर रहे हैं, 115x माइनस 140 का, ठीक है। तो कहा गया अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 19.2% का हो रहा है। एक चीज़ बताओ, अगर इसको भी 140 घटा है, इसको भी, मतलब क्रय मूल्य को भी घटा है, विक्रय मूल्य को भी समान, तो जो प्रॉफिट हो रहा था पहले वही अभी भी हो रहा है, चाहे घटा के देख लीजिए। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15x। और आपसे कहा गया प्रॉफिट जो अब हो रहा है वो 19.2% है, किसका, 100x माइनस 140 का। यानी हम कह सकते हैं 19.2% ऑफ 100x माइनस 140, प्रतिशत निकालना है तो बट्टे 100 कर देंगे, ये बराबर है 15x के, ठीक है। आप इधर से 0 हटाइए, मतलब दशमलव हटाइए, यहाँ से हटा दीजिए। यानी 192 इंटू 10x माइनस 14 बराबर 100 इंटू 15x। यानी आपका हो कितना गया, सीधे सीधे 192 के बाद 10x से गुणा करेंगे तो 1920x माइनस 192 गुणे 14 बराबर 1500x। ये तो हुआ। यानी आप यहाँ से कर सकते हैं x इज इक्वल टू, या आप 1920x माइनस 1500x, यानी 420x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 192 गुणे 14। 14 से हमने काटा, 14 से हो गया 30, 30 से 192 कटेगा 6.4 आ जाएगा, यानी x बराबर हो गया 6.4। अगर x बराबर 6.4 हो गया तो आपसे पूछा गया था क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना हमने माना था,
100x, तो x बराबर 6.4 है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 6.4 गुणे 100 यानी 640। देखिए अब इतना तो मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है, इतना मैंने समझाने के लिए किया। अगर वो ऐसे देखें तो आप देख सकते थे, आपको सीधे लिखना था 100x माइनस, पहले 100x था उससे 140 कम हो यानी 100x माइनस 140। लाभ आपको जितना, आपको पता होगा कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को दोनों समान घटाया जाता है यानी इक्वल अमाउंट घटाया जाता है दोनों में से, तो आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज चेंज नहीं, मतलब लॉस चेंज नहीं होता। यानी 100x माइनस 140 का 19.2% यानी कि का 19.2/100, ये बराबर आपको दिया गया था 15, कितना 15x, ठीक है, समझ रहे हो। या आप कह सकते हैं कि 100 माइनस एक्स इंटू 140 का 19.2%, यानी आप कह सकते हो कि 100x माइनस 140 अभी का कॉस्ट प्राइस है, इसका 19.2% जो है वो 100x के, पहले क्रय मूल्य 100x था उसके 15% के बराबर है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे भाई अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर राशि में घटाते हैं यानी बराबर अमाउंट में घटाते हैं, तो आपका जो लाभ होता है वो बराबर रहता है। यानी ये इसका लाभ है नए वाले विक्रय मूल्य पे, और नए वाले क्रय मूल्य पे, और ये वाला पुराने वाले क्रय मूल्य पे लाभ है, और दोनों लाभ बराबर होंगे क्योंकि हमने समान अमाउंट में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को घटाया। तो यही मैंने कहा कि सर इधर से आप देख सकते हैं कि 100x का 15%, 100x माइनस 140 के 19.2% के बराबर है, यानी प्रतिशत साइन हट जाएगा दोनों साइड से, इधर का प्रतिशत हट जाएगा, सीधे सॉल्व कर लीजिएगा। यानी आपका हो गया 1500x बराबर 1920x माइनस इतना, यानी आप कह सकते हैं 420x बराबर 192 गुणे 140, ये कटा 3 से, ये आपका इधर एक जीरो ज़्यादा होगा, ये इधर एक जीरो ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी ये बचेगा 30 से 19 192 में डिवाइड करेंगे तो ये 6.4 आ जाएगा, x बराबर 6.4, तो हमारा शुरू का क्रय मूल्य 100x था यानी 640 हो जाएगा। यानी आपको बस इतना सोचना था कि जो हमारा पहले क्रय मूल्य था 100x, उसका जो 15% है वो नए वाले क्रय मूल्य का यानी 140 घटाने के बाद वाले क्रय मूल्य का 19.2% है, बस इतना कहना था, समझ आ गया। या आप ऐसे अनुपात के रूप में लिख सकते थे 100x माइनस 140 बटे 100x बराबर, इसका कितना प्रतिशत था मेरे भाई, अरे 100x माइनस 140 का 19.2%, तो 19.2 नीचे आ जाएगा, और 100x का कितना प्रतिशत है 15%, 3 से काट दो ये 5 आ जाएगा, ये आपका 6.4 आ जाएगा। यानी 100x माइनस 140, 5 से इसको काट दोगे तो ये 28 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, यानी कि आपका कितना हो गया 6.4 इंटू 20x माइनस 28 इज इक्वल टू 100x, यानी 64 दूना 128x माइनस 6.4 इंटू 28 इज इक्वल टू 100x, यानी कि ये आपका 128x माइनस 100x यानी 28x बराबर हो जाएगा 6.4 इंटू 28 कट गया यानी x बराबर 6.4। तो जिस मेथड से आप करना चाहें उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को करने की कई सारी मेथड होती है, मैं आपको कौन सी मेथड जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ याद आती है उस समय उस मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। और ऐसे कई से एक क्वेश्चन अगर मैं 2 वीडियो में करवाता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने पिछले क्वेश्चन को, मतलब पिछले वीडियो में किस मेथड से करवाई थी। तो इसी वजह से मैं बेसिक से हर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कोई क्वेश्चन हो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, और वहाँ पर जो मेथड आपको मेरे मतलब आपके लिए सूटेबल लगती है वो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। समझ आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया, मेथड 3-4 समझ आ गई। आगे ऐसे क्वेश्चंस और दिखेंगे और मेथड सीखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के लिखता है, यानी 100 अगर उसके अंकित मूल्य होता है तो 25% बढ़ा के यानी 125 लिखता है। कहा गया ही सेल्स 60% ऑफ गुड्स एट द मार्क प्राइस एंड रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। आपको दिया कि 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पे ही बेच देता है, और जो बची वस्तुएं यानी 40% वस्तुओं को 40% डिस्काउंट के साथ बेचता है, तो उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज कितना। जब ऐसा कुछ दिया जाए कि इतने प्रतिशत वस्तुओं को इतने दाम पे बेचता है, इतने प्रतिशत वस्तुओं को इतने दाम पे, तो आप मान लिया करो टोटल 10 वस्तुएं हैं, यानी 6 को 125 पे बेच देता है, अंकित मूल्य पे बेच देता है। अब बची कितनी, हमने 10 वस्तुएं मानी थी, 6 वस्तुओं को 125 पे, 4 वस्तुओं को इस पे 40% का डिस्काउंट, 125 का 40% कितना हो जाएगा 50, यानी कि 75 में बेचता है। तो आपसे पूछा गया टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखो अगर आप देखें एक वस्तु को 125 में बेचेंगे तो 25 रुपये का फायदा, तो 6 वस्तुओं को ऐसे बेचेंगे तो 150 रुपये तो उसके जेब में आए, ठीक है। और एक वस्तु को 75 में बेचने में 25 रुपये का नुकसान,
तो 4 वस्तुएं ऐसी बेची गई, यानी 100 रुपये का नुकसान, यानी 100 रुपये उसकी जेब से गए, यानी उसकी जेब में ओवरऑल कितने हैं 50 रुपये। 50 रुपये क्या हुए आए, यानी पॉजिटिव साइन लगा दे रहा हूँ। अब आपको पता है एक वस्तु 100 रुपये की थी और 10 वस्तुएं ऐसी थी, यानी कि 1000 रुपये कुल क्रय मूल्य था और उस पर 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। 1000 रुपये पे 50 रुपये का फ़ायदा, यानी प्रतिशत में आप कहेंगे 50/1000 गुणे 100, 1 2 10 से डिवाइड करेंगे 5%, क्या हुआ है फ़ायदा। तो आपका आंसर हो गया 5% फ़ायदा। तो समझ में आना चाहिए आपको, जो लोग 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल ना डरें। इस चैनल पे आपको बेसिक ट्रिक्स सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बस आप लोग फॉलो करते रहें। जो मैं प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर सोर्स होता है, तो वो सभी टॉपर्स भी कहते हैं प्रीवियस ईयर सोर्स होता है, और मैंने करा है CGL जैसे एग्ज़ाम आपके, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, तो आप लोग करिए उसको। जैसे देखो 2020 के लिए आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपके पास अभी बहुत समय, 5 महीने का समय, उसको यूटिलाइज करोगे तो आप बेस्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न देखो, कहा गया 31 संख्याओं का औसत जो है वो 59 है। पहली 11 का 53.9, लास्ट 21 का 62.1 है। कहा गया अगर 11वीं संख्या हटा दी जाती है तो जो बची हुई संख्या है उनका एवरेज क्या होगा। देखो आप सीधे जानो कि अगर 11 संख्याओं का एवरेज 59 है तो उनका सम क्या हो जाएगा। 31 संख्याओं का एवरेज अगर 59 है तो उनका सम क्या हो जाएगा, 31 गुणे एवरेज, यानी 31 गुणे 59। अब देखो 31 को 59 में गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, आप 59 में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 177, यानी 1770 हो गया। और 1770 में 59 और जोड़ दोगे तो 1829 हो जाएगा, यानी आपका ये गुणा हो गया, ठीक है। 1829 हो गया, क्योंकि पहली 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 53.9 है, यानी पहली 11 का एवरेज कितना हो गया, पहली 11 का अगर एवरेज 53.9 दिया गया है, क्या हो गया एवरेज 53.9, तो उनका योग क्या हो जाएगा 53.9 गुणे 11, यानी 11 9 99, 11 3 33 9 42, 11 5 55 4 59। और कहा गया अगली 21 का जो एवरेज है वो 62.1 है, यानी अगली 21 का योग कितना हो जाएगा 21 गुणे 62.1, यानी 21 एकम 21, 21 दूना 42 2 44, 21 छक्के 126 और 4 130, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखिए पहली 11 को लें और अंतिम 21 को लें तो आप देख पा रहे 11वीं संख्या इधर लास्ट संख्या बनेगी और 11वीं संख्या इधर पहली संख्या बनेगी, यानी जोड़ेंगे दोनों को तो 11वीं संख्या इधर भी आ रही है इधर भी, यानी 2 बार 11वीं संख्या आ जाएगी। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 11 और 21 32 संख्याओं का योग मिलेगा, जबकि हमारे पास ओरिजिनल संख्या 31 है। यानी यहाँ इधर 32 संख्याएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है 11वीं संख्या 2 बार आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं अगर इन दोनों को जोड़ें तो आपका हो जाएगा सम ऑफ 31 संख्या और प्लस 11वीं संख्या एक बार और, ये बराबर कितना हो जाएगा, अरे 13 5 18 92 4 96 1 97, यानी 13 5 1897 ये हो जाएगा। यानी 31 संख्याओं का योग प्लस 11वीं संख्या बराबर 1897, यानी 31 संख्याओं का योग कितना 1829, यानी 1829 प्लस 11वीं संख्या बराबर 1897, यानी 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी 1897 माइनस 1829, यानी कि 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ 8 में से 2 घटेगा 6 68। अब आपकी संख्या कितनी हो गई 11वीं 68। आपसे कहा गया अगर 11वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग नंबर कितनी संख्याएं हैं टोटल 31, एक संख्या को निकाल देंगे तो रिमेनिंग नंबर्स कितनी बचेंगी 30। तो कहा गया अगर हम 68 को निकाल दें 1829 में से तो एवरेज कितना होगा, तो 1829 में से 68 को निकालिए तो हो जाएगा 1761। अब इसमें 30 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा योग रिमेनिंग 30 संख्याओं का, तो संख्याओं की संख्या है 30 तो डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ चला गया 3 5 15 3 8 24.7 आपका एवरेज आ जाएगा, 58.7 आपका एवरेज आ जाएगा। अब कुछ लोग इसको टीचर क्या कहते हैं कि देखो इधर कितना ज़्यादा है 59 से कितना कम है, आप कहेंगे 5.1, इधर कितना ज़्यादा है 3.1। अब आपसे कहेंगे 5.1 और 3.1 ये कम है ये ज़्यादा है, ये 5.1 कम है कितनी संख्याओं पे 11 पे, तो 11 गुणे 5.1 माइनस का, और ये 21 संख्याओं पे 3.1 ज़्यादा है, यानी 21 गुणे 3.1 प्लस का। ये करिए आप, फिर आप देखिए बैलेंस करिए कि 59 से कितना ज़्यादा है, तो उस मेथड से करने में आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, इस वजह से मैंने बेसिक से करवाया। कहा गया कि ABCD के बीच में 1 रुपया है, कुछ मतलब 1 रुपया नहीं, मतलब एक नियमित क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब एक सम ऑफ मनी है, एक
कुछ अमाउंट में रुपया है, ठीक है। अगर इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी के बीच का शेयर, पहले आप चारों व्यक्तियों का नाम लिखिए, अजय, विजय, छोटू, देवेश। ए और बी का अनुपात 3:4 दिया गया है, बी और सी का अनुपात 5:6 दिया गया है, सी और डी का अनुपात 9:10 दिया गया है। अगर ए और सी के बीच अंतर 3240 है तो डी का शेयर बताइए। आप देखिए, 4 के बाद खाली स्थान तो 4 कब्जा कर लेगा, 6 के बाद खाली स्थान 6 कब्जा कर लेगा, 9 के पहले खाली स्थान 9 कब्जा कर लेगा, इधर 5 के पहले। फिर इनका खड़ा गुणा कर सकते हो, लेकिन खड़ा गुणा करने से पहले आपको कुछ संख्याएं कटती नजर आएंगी। 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 दूनी 6। आपको बस अब 5 से सब नहीं, हाँ अब गुणा कर दो खड़ा खड़ा लाइन में, यानी इसका इसका ऐसे गुणा कर दो सबका, पूरे स्तंभ का। तो इधर आ जाएगा 45, इधर आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा 72, इधर आ जाएगा 40। यानी इनका अनुपात कितना आ जाएगा ए बी सी डी का? 45, 60, 72, 40। अब आगे ए और सी के बीच जो अंतर है वो 3240। ए और सी के बीच अंतर है कितना? अगर हम ए का शेयर माने 45, सी का शेयर माने 72, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 27। यानी 27 बराबर 3240 दिया गया, यानी 1 बराबर 120 हो गया। अगर 1 बराबर 120 हो गया तो डी का शेयर पूछा गया है, यानी कि ये 40, तो डी का शेयर कितना हो जाएगा? 1 मिनट, हमने कहीं गलती कर दी। अच्छा ये देखो हमने गलती करी। 4 दूनी 8, दाम में 80, यहाँ पे 80 होना चाहिए, यानी डी का शेयर कितना हो जाएगा? 80। यानी 80, अगर 1 बराबर 120 है तो 80 बराबर 80 गुणे 120, यानी 12 × 96 के बाद 2 जीरो। वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, ये सेम पड़ेगा आपका, ठीक है। तो आपके डी का शेयर कितना हो गया? 9600, क्योंकि देखिए 4 दूनी 8, दाम में 80, इसका शेयर था 80। अगर आपको पता है 1 बराबर 120 तो डी बराबर 9600। अच्छा ये ए 1 बराबर 120 आया कहाँ से? ए और सी के शेयर का जब आपने डिफरेंस लिया तो कितना है? 27, जो कि दिया गया है 3240। यानी जो हमने 27 यूनिट मान रखा है वास्तव में 3240 है। तो 1 बराबर 120, तो ऐसे डी का शेयर हो जाएगा 9600। अगला प्रश्न देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। क्योंकि ट्रेन एक्स रनिंग एट 50 km/h लीव्स स्टेशन ए at 11 a.m. and train Y running at 90 km/h on parallel tracks leaves station A at 3 p.m. on the same day in the same direction. After what distance from station A will both the trains be together? ठीक है, आपसे कहा गया कि ट्रेन एक्स, 1 मिनट देखो, ये आपका स्टेशन ए है, जहाँ से 2 ट्रेन्स एक्स और वाई निकलती हैं, ठीक है। एक्स निकलती है 11 बजे और वाई निकलती है 3 बजे, ठीक है। अब कहा गया एक्स की स्पीड दी गई 50, वाई की स्पीड दी गई 90, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक्स पे निकलती हैं, ठीक है। पैरेलल ट्रैक्स मतलब एक ही ट्रैक में नहीं निकलती कि लड़ जाए आगे चल के, ठीक है। तो कहा गया कितनी ए से कितनी दूरी के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अब देखो, दूसरी ट्रेन कितने बजे निकलती है? 3 बजे। पहली ट्रेन 11 बजे, यानी पहली ट्रेन के कितने घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकलती है? 11 से लेकर 3 बजे तक, 4 घंटे बाद। यानी जब वाई ट्रेन यहाँ से निकलती है तब तक एक्स ट्रेन यहाँ से 4 घंटे चल चुकी होती है, यानी 50 की स्पीड से 4 घंटे में 200 किलोमीटर ये चल चुकी होती है। अब यहाँ से वाई चलना शुरू करती है और एक्स ऑलरेडी यहाँ पे है 4 घंटे, क्योंकि ऑलरेडी वो चल चुकी है, यानी एक्स यहाँ कहीं पे खड़ी है आपकी और वाई यहाँ से यहाँ पे खड़ी है। अब दोनों अचानक से चलना शुरू कर देते हैं 4 घंटे बाद, मतलब स्टार्टिंग के 4 घंटे बाद, या हम कहें जब ये यहाँ पहुँच जाती है एक्स ट्रेन और वाई यहाँ पे रहती है, स्टार्ट हो जाती हैं दोनों। अब आपसे कहा कितनी दूर बाद ए से मिलेंगे। अब देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको पता है अगर एक्स एक डायरेक्शन में 1 घंटे चलेगी, वाई उसी डायरेक्शन में चलेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी, तो हम कह सकते हैं इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी दूसरी ट्रेन? पहली ट्रेन 50 किलोमीटर आगे बढ़ेगी, दूसरी ट्रेन 90, यानी इनके बीच की दूरी हर घंटे कितने किलोमीटर कम होगी? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर होगी डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है कितनी? 200 किलोमीटर। यानी कि वाई स्टार्ट होने के कितने घंटे बाद 200 किलोमीटर कवर कर लेगी? 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 200 कवर करने के लिए 5 घंटे लगेंगे, यानी 5 घंटे एक्स चले, 5 घंटे वाई चले, यानी यहाँ से ये यहाँ 5 घंटे में पहुँचती है, और कितनी दूरी चल के 5 घंटे में कितनी चलेगी? 50 की स्पीड से 250 चल देगी, और ये बहन 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाती है। यानी कि पहली ट्रेन 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है और दूसरी ट्रेन 4 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच। अब दोनों जब यहीं पहुँच गए थे, इसका मतलब दोनों मिल गए। तो आपसे पूछा गया था कितनी
दूरी के बाद मिलेंगी। तो 200 किलोमीटर इतनी दूरी है और 250 किलोमीटर इतनी, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 200 + 250 यानी कि 450 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। आप इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, आपको समझाने के लिए मैंने एक सुंदर सा फिगर बना। कहा गया कि एक मशीन का जो दाम है वो हर साल 25% कम होता है। तीसरे साल के अंत में और चौथे साल के अंत में जो मशीन का मूल्य है उसका अंतर 17,199 है। तो एक साल के अंत में मशीन का मूल्य बताइए। देखो, अगर हम मशीन के मूल्य की बात करें x है, तो एक साल के अंत में कितना हो जाएगा x × 3/4, क्योंकि 25% कम होता है। इसका मतलब अगर 4 होता तो अब 3 हो जाता। 2 साल के अंत में इसके पावर 2, 3 साल के अंत में इसके पावर 3, 4 साल के अंत में इसके पावर 4, अगर 5 साल के अंत में इसके पावर 5, n साल के अंत में इसके पावर n। लेकिन हमसे कहा गया 3 साल के अंत में यानी इतना, -4 साल के अंत में यानी x × 3/4 के पावर 4। इसका अंतर दिया गया है आपको कुछ 17,199। आपसे पूछा गया x × 3/4 यानी एक साल के बाद मशीन का मूल्य, तो उतना ही कॉमन ले लो। x × 3/4 अगर कॉमन लोगे तो ये बचेगा कितना, 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9/16 -3/4 का होल स्क्वायर यानी कि 27/64 बराबर 17,199, यानी x × 3/4 यानी 3x/4 सीधे लिख लो। यहाँ 4 से गुणा कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 9/64, ये बराबर 17,199। 9 से काट दो, 9 × 9 9 11, यानी 3x/4 जो हमें रिक्वायर्ड था वो कितना हो जाएगा 64 × 1911। अब 64 × 1911 करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, 64 × 1900, 64 × 11 जोड़ दो, तो 64 × 1900 कितना हो जाएगा 19 चौको 76, 19 छक्के 114 और 7 121, ऐसे गुणा कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 76 44 और ये 19 छक्के 114 44, हाँ 114 66, जोड़ोगे 6 4 10, 6 4 10, एक मिनट, थोड़ा सा इसको दूर सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 19 चौको 76 44, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 76 44 और 6 से गुणा करोगे ये 6 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 19 छक्के 114, यानी आपका हो कितना जाएगा 4 6 4 10, 6 6 12 1 13, 7 4 11 1 12 1 1 2, यानी 12 23 04, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया अनु को 18% फायदा होता है अगर किसी वस्तु को इतने पे मतलब 265.50 पे बेचती है। अगर 231.30 पे बेचेगी तो उसका नुकसान या फ़ायदा होगा। तो 18% का फ़ायदा होता है, यानी कि कोई वस्तु 100 की अगर खरीदी जाती तो 118 में बेची जाती, यानी 118 यूनिट बराबर आपको दिया गया 265.50, या हम कह सकते हैं 265.50 यूनिट बराबर 118। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 118/265.5। अगर 1 यूनिट इतना है तो 231.3 यूनिट कितना हो जाएगा गुणे 231.3, ये हटा ये हटा। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। 3 से काट दो, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15, 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21, ये हो गया। फिर 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो ये 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 5 15 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21, ठीक है। अब इसको किससे काट सकते हो 59 से काट सकते हो, हाँ 59 से कटेगा, 59 दूना 59 से ये कटेगा तो 59 पंजे, यानी ये हो गया। यानी 5 से अगर इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 51.4 और 51.4 में 2 से गुणा होगा तो 102.8 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को जो वस्तु 100 में हमने माना था कि खरीदी जाती है, 18% लाभ पे तभी तो 118 में बेची जा रही थी। यानी 100 यूनिट में जो हमने माना था खरीदी जा रही थी वो 118 यूनिट में बेची जा रही थी। 118 यूनिट इतना दिया गया था, तो हमने जो दिया गया है कि इतने में बेचने पे वो कितना यूनिट आ रहा है 102.8 यूनिट। यानी 100 रुपये की वस्तु थी 100 यूनिट की, 102 रुपये में बेची जा रही है, यानी 102.8 यूनिट में। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है 2.8 यूनिट का। 100 पे 2.8 का फ़ायदा यानी कितने प्रतिशत फ़ायदा 2.8% फ़ायदा। कैलकुलेशन तो है भाई इसमें। कहा गया x² + 3y² + 4z² + 19 = इतना, तो आपसे x - y + 4z की वैल्यू पूछेगी। अब देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे, ऐसे प्रश्न होते हैं थोड़े घातक। देखो ये SSC CGL मेंस में भी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेगा।
एक्स स्क्वायर को इधर लिखो, -4√3x ले आओ, ऐसे 3y स्क्वायर लिखो, -4√3y ले आओ, प्लस 4z स्क्वायर लिखो, -4√3z ले आओ, ये बराबर +19 बराबर 0, +19 बराबर 0। देखो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 19 को हम 12 यहाँ जोड़ ले रहे हैं, यहाँ पे बचेगा 7। अब देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा 12 2√3 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2√3, तो ये इतना बनेगा। ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं √3y - 2 का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ले आएंगे तो 12 4 16 और 3 इधर भेज देंगे तो ये 19 हो जाएगा। देखो 19 ही था, 12 इधर जोड़ दिया, 4 इधर जोड़ दिया, 3 इधर जोड़ दिया, ये खत्म हो गया। अब देखिए ये √3y - 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर हम इसकी बात करें तो ये बनेगा 2z - √3 का होल स्क्वायर। 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और -2 ये भी यानी -2 इंटू 2z इंटू √3 यानी -4√3z बनेगा, ये बराबर 0 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0 कब होता है? जब a बराबर 0 यानी यहाँ से x बराबर 2√3, यहाँ से √3y बराबर 2 यानी y बराबर 2y√3, ठीक है, और यहाँ से z बराबर हो जाएगा √3/2। आपसे जो पूछा गया उसकी वैल्यू निकाल लो। आपसे पूछा गया है x माइनस वाई यानी 2√3 - 2y√3 प्लस 4z यानी कि 2√3, यानी आपका हो कितना गया 2 + 2 4√3 यानी 12 आप लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए 4√3 - 2y√3। सॉल्व करोगे 4 × 12 में से 2 10/√3 आ जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा 10√3/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा गया कि a जो है b से 60% ज़्यादा है, और c जो है एंड c इज़ 45 लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ b + a। देखो कहा गया a b और c के बारे में कहा गया a जो है b से 60% ज़्यादा है, यानी कि b जो है अगर 100 है, 100 मानोगे ऑपरेट करना आसान रहेगा, तो a इससे 60% ज़्यादा यानी 160 है। अब कहा गया c जो है वो 45% कम है 160 + 150 के दुगने से, यानी a और b के योग के 2 गुने से 45% कम है, यानी a और b का योग कितना हो 260, 260 का दूना कितना हो 520, 520 का 45% कम यानी 520 का 55% होना, यानी 520 का 55% होने के लिए 520 × 55/100 कर देंगे, 1 0 1 0, 2 से 26 हुआ और ये 5 से 11 हुआ, यानी कि 286 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू है 286। तो कहा गया बाई व्हाट परसेंट c इज़ मोर देन a, यानी a जो है वो c से कितना % ज़्यादा है, तो c जो है वो a से कितना % ज़्यादा है, a है 160, c है 286, यानी कितना ज़्यादा है 126, तो प्रतिशत में 126 बटे किस से a से 160 × 100। अच्छा 1 मिनट, ठीक है, तो 63 × 5 315, 4 से डिवाइड करेंगे 78.75 आ जाएगा। कहा गया कि एक आदमी 12% सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लेता है, 10 साल बाद जो इंटरेस्ट है वो 2148 रुपये ज़्यादा हो जाता है, किससे 2148 रुपये ज़्यादा हो जाता है, किससे आपके सम से, जितना रुपये उधार लिया था उससे 2148 ज़्यादा हो जाता है। तो आपसे कहा गया सम कितना होगा, देखो 12% एक साल में ब्याज देना पड़ता है, 10 साल में उसने कितना ब्याज दिया होगा 120%, ठीक है, और जो 120% है वो वस्तु के जो मतलब सॉरी जो ओरिजिनल दाम था जो उसने लोन लिया था उससे 2148 ज़्यादा है, यानी कि जितना रुपया लिया था उससे कितना ज़्यादा है 2148 ज़्यादा है। ये 120% किसका है x का, यानी 120% x का x से 2148 ज़्यादा है, x बोले तो 100% ऑफ x, यानी 120% 100% से कितना ज़्यादा है 20%, यानी 20% ऑफ सम बराबर 2148। अगर 20% 2148 है तो 100% कितना हो जाएगा × 5, यहाँ से 100% आ जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 5 × 5 = 40, 5 × 20 यानी 10,740 हो जाएगा, 10,740। अरे ऐसे देखिए ना 12% एक साल का, 10 साल का 120%, आपको पता है 120% 10 साल का, कोई चीज़ 120% हो जाता है और वो खुद से 2148 ज़्यादा है, कहने का मतलब ये हुआ कि
जो 20% है, 120 माइनस 100 यानी 20% जो है वो 2148 है, यानी कि आपका पूरी राशि कितनी हो जाएगी 5 गुणे 2148। कहा गया कुछ संख्या में व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 85 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर 15 आदमी और होते तो कार्य 25 दिन कम लगता करने में। तो आपसे कहा गया कितने व्यक्ति थे बिगिनिंग में। हम मान लेते हैं पहले x व्यक्ति थे जिनको करने में 85 दिन लगता था। अभी 15 व्यक्ति और आ जाते हैं तो उनको कार्य करने में 25 दिन कम लगते हैं, यानी 60 दिन लगते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है। आपको फार्मूला पता होगा M1D1 यानी x इंटू 85 बराबर M2D2 यानी कि इतना इंटू इतना, 5 17 5 12 यानी 17x बराबर 12x प्लस 180 यानी 5x बराबर 180 यानी x बराबर 36। ये पूछा गया था। कहा गया कि एक सर्किल है, एक ट्रायंगल जिसकी साइड 28 45 और 53 है, उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो आपसे कहा गया कि भैया उसकी जो मतलब उस सर्किल का सर्कमस्क्राइब करने का मतलब बाहर से घेर रहा है, तो उस सर्किल का एरिया पूछा गया। ठीक है, एरिया पूछा गया। देखो अगर कोई आपको दिया गया क्या ट्रायंगल जिसकी साइड 28 45 और 53, तो आपको पता होगा 28 45 और 53 ट्रिपलेट बनाते हैं। यानी कि ट्रिपलेट बनाने का मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसकी एक भुजा हो गई 28, एक भुजा हो गई 45 और कर्ण हो जाएगा 53। सॉल्व करके देख लीजिए, ये 28 9 होता है, 20 25, ये आप घटा के 28 का स्क्वायर कितना होता है 324, नहीं हाँ 324 होता है। ठीक है, अब देखो ये आपका कोई सर्किल है। ठीक है, अब इसी का एरिया निकालना है। इसकी रेडियस क्या होगी। अगर कोई सर्किल किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर पास हो रहा है, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है तीनों वर्टिसेस से होकर पास हो रहा है। अगर तीनों वर्टिसेस से होकर पार बोलते हैं पास होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो उसका परिवृत्त है। और परिवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण की आधी होती है, यानी r बराबर हो जाएगा 53/2, यानी इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 53/2। अब अगर 53/2 हो गई तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी पाई इंटू 53 का स्क्वायर 2809 भी बताया था बटे 4, यानी आपका हो जाएगा 2809 बटे 4 पाई, यानी कि 702 सही 1/4 पाई आपका एरिया हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। देखो इस प्रश्न को करने के कई सारे तरीके हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव लगा दो 15% 15% और 10% का। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, देखो मूलधन कितना है 15,000 इंटू लिखो। आपको पता है अगर 15% वार्षिक ब्याज की दर है तो आपको पता है क्या कि एक साल में कितना बढ़ जाएगा। 100 होता तो 115 हो जाता, यानी कि ये 23/20 बढ़ेगा। 2 साल में कितना बढ़ेगा 23/20 का होल स्क्वायर बढ़ेगा। और 2/3 सालों के लिए 10% बढ़ेगा, यानी 11/10 बढ़ेगा। ये हो जाएगा मिश्रधन। इसमें से एक घटा दो तो ये मूलधन आ जाएगा, मतलब मूलधन घट जाएगा यानी ब्याज आ जाएगा। और ब्याज बराबर आपको दिया गया है क्या, निकालना है। दिया नहीं गया, निकालना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 0 23 23 529, 529 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 9 99, 11 दूना 22 और 9 31, 11 5 55, 3 58 माइनस 2 दूनी 4 4000 बटे 4000, 3 0 3 0 15 गुणे 1819 बटे 4 गुणा कर लो। 15 9 135, आपका हासिल है 13, 15 के 15 13 28, 15 8 120 2 122, 15 1 15 और 12 27, 4 से डिवाइड करना है। 4 छक्के 24, 3 4 8 32, 4 दूनी 1.25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया कि एक वस्तु को 799.50 का बेचा जाता है 18% और 22% का सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद। कहा अगर वस्तु का अंकित मूल्य मतलब क्रय मूल्य 1000 है और इसको मार्केट प्राइस पे बेचा जाए तो कितने का फायदा होगा। देखो आपको पता है कोई वस्तु अगर 100 की अंकित की जाती है, हम मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य x है, छोड़ो 100 x अंकित मूल्य, 18% का पहले डिस्काउंट दिया गया। कहने का मतलब 18% डिस्काउंट दिए जाने का मतलब कितना हो जाएगा 41/50 की बेची गई। ठीक है, 22% का फिर डिस्काउंट दिया गया, 39/50 की बेची गई। और ये बराबर है आपका दिया गया 799.5। यहाँ से 0 हटाओ, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 13 से पहले काट दो, 3 से पहले काटो, 3 13 39, 3 से काटोगे तो ये 26 6 6 5 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लो, 3 26 3 6 18 15, 13 से काट दो 205 आ जाएगा। 41 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 आ जाएगा।
यानी आपका x बराबर हो जाएगा 25 पंचे 125 यानी 1250, यानी अंकित मूल्य था 1250। आपका क्या वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1000 हो तो फायदा कितने का होगा अगर हम अंकित मूल्य पे बेचें, यानी 1250 का बेचेंगे तो कितने का फायदा होगा, 250। कहा गया एक कार है जो x किलोमीटर की दूरी 5.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती जाती है और 5 मीटर पर सेकंड से वापस आती है। टोटल टाइम 3 से 1/6 घंटे का लगता है, तो x की वैल्यू पूछी गई। देखो अगर कोई कार 5 से 5/9 मीटर पर सेकंड से चलती है, यानी 50/9 मीटर पर सेकंड से चलती है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में क्या हो जाएगा 50/9 गुणे 18/5 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10, 9 दूनी, यानी 20 से वो जाती है और 5 गुणे 18/5 यानी 18 से वापस आती है। 20 से वो जा रही है, 18 से वो वापस आ रही है, और कुल समय कितना लग रहा है 19/6 घंटे का। देखो x को 20 से जाने में x/20 घंटे लगे होंगे, x को 18 से वापस आने में x/18 घंटे लगे होंगे, कुल समय कितना लगा 19/6। सॉल्व करो 38/360, x बराबर हो गया 19/6, 6 से ये 60 हो गया, 19 दूना हो गया, 2 से 60 करके 30 हो गया, यानी x/30 बराबर 1, यानी x बराबर 30 किलोमीटर। कहा गया एक आदमी अपनी सैलरी का 60% खर्च कर देता है, उसकी इनकम 60% बढ़ जाती है, उसका खर्चा 90% बढ़ जाता है, तो उसकी मंथली सेविंग में इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा। देखो वो 100 कमाता था तो 60 खर्च कर देता था, यानी 40 बचाता था, ठीक है। अब कहा कि उसकी इनकम 60% बढ़ जाती है, 160 हो जाती है, खर्चा 90% बढ़ जाता है, यानी 54 रुपये बढ़ के 114 हो जाता है, यानी अभी सेविंग कितनी 46 रुपये की होती है। तो क्या जो चीज़ 40 रुपये पहले होती थी अभी वो 46 हो गई, यानी बचत पहले 40 होती थी अभी 46 हो गई, यानी कितना बढ़ी 6। 40 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 6/40 गुणे 100, 1 4 से 60 को डिवाइड करेंगे 15% आ जाएगा। कहा गया 2 पाइप है x और y जो किसी टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकती हैं, यानी x 30 मिनट में भरती है, y 45 मिनट में भरती है, और एक पाइप z है जो इस टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकती है, 1 घंटे मतलब 60 मिनट। माइनस इस जो लगा है क्योंकि ये खाली करते हैं, क्योंकि x और y को 10 मिनट के लिए एक साथ ओपन कर दिया जाता है, उसके बाद x को बंद कर दिया जाता है, यानी x का काम खत्म हो जाता है। बंद करने का मतलब मैंने रेड साइन बना दिया, और z को तुरंत खोल दिया जाता है। जेड को तुरंत जब x को बंद किया जाता है तो जेड को खोल दिया जाता है, और y मतलब x को बंद किया गया, जेड को खोला गया, और y कंटिन्यू भरती रहती है। तो कहा गया कि कितनी देर में, शुरुआत से कितनी देर में टंकी भर जाएगी। फिर से समझिए, x 30 मिनट में किसी टंकी को भर सकती है, y 45 मिनट में, जेड 60 मिनट में खाली कर सकती है। 10 मिनट तक x और y को साथ खोला गया, फिर क्या किया जाता है, x को बंद कर दिया जाता है, जेड को खोल दिया जाता है। तो पूछा गया टंकी कितनी देर में भर जाएगी। 30 45 60 काल से 180, इतना मान लो टंकी में पानी आता है। 30 लीटर वो 30 मिनट कितने मिनट में 180 लीटर भरेगा, यानी 1 मिनट में 6। 45 मिनट में 180 यानी 1 मिनट में 4 भरेगा, और ये 60 मिनट में 180 यानी 3 लीटर 1 मिनट में निकाल सकता है। ये दोनों ने साथ कार्य करना शुरू किया, यानी ये 6 4 10 1 मिनट में भर रहे हैं, तो 10 मिनट में इन्होंने 100 लीटर भर दिया होगा, यानी अभी बची टंकी कितनी 80 लीटर। 80 लीटर टंकी में पानी भरना बाकी है। अब क्या किया जाता है, एक्स का काम हो गया ख़त्म। अब हमारे काम कर रहे हैं वाई और जेड। वाई 1 मिनट में भरता है 4 लीटर, जेड 1 मिनट में निकाल देता है 3 लीटर, यानी ये दोनों अगर 1 मिनट कार्य करेंगे तो 1 लीटर भरा जाएगा। 80 लीटर भरना है, यानी 80 मिनट और लगेंगे, यानी कि 10 मिनट इधर एक्स और वाई कार्य कर रहे थे और वाई और जेड 80 मिनट कार्य करते हैं, टोटल 90 मिनट कार्य होगा तो टंकी हमारी भर जाएगी। यही पूछा गया था। देखो ये संख्याओं में पूछा गया कौन सी संख्या 99 से डिविजिबल है। 99 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि वो 9 से कटनी चाहिए और 11 से कटनी चाहिए। 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप देखें तो सब में देखो 2 7 6 7 1 4 9 अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे सबका योग 18 ही आ रहा है। देखिए सब में जोड़िए, क्योंकि 7 2 बार आ रहा है, 6 1 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 1 बार 1 आ रहा है, 1 बार 9 आ रहा है, 1 बार 2 आ रहा है, तो सब 9 से कट रहे हैं, यानी कि 9 से तो हमारा काम होगा नहीं। अब हमें काम करना पड़ेगा 11। तो अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें तो लिखा हुआ 2 7 6 7 1 4 9, 11 से कब कटेगा? अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 2 6 8 1 9 9 18, और जो बची 7 7 14 4 18, इनका अंतर लो, जो आपने योग लिया उनका अंतर ले लो। अगर वो 0 हैं या 11 के टेबल के हैं, 18 - 18 0। अगर मान लो ये 29 होता है, ये 18 होता, तो अंतर लेते 11 आता।
यानी ये जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या 11 से कटेगी, यानी ये 9 से ऑलरेडी कट रही थी, 11 से और कट गई, यानी 99 से कटेगी। कहा गया एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 91 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो अगर आपसे एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या काम करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x क्यूब वाई माइनस 2x वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ से माइनस 2x वाई कॉमन लेते देखें माइनस 2x वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस एक्स वाई। तो ये बराबर आपको कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 91 माइनस 2x वाई इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 13 बराबर 91। इसको इधर भेजेंगे 169 बराबर 169, इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 78। अरे 91 अगर 169 में से घटेगा तो 78 हो जाएगा। यानी 2x वाई इंटू 13 माइनस का बराबर 78, यानी 13 दूना 26 3 78, यानी एक्स वाई बराबर आ गया -3। अब एक्स वाई बराबर -3 आ गया तो आप सॉल्व कर लो। देखो एक्स वाई बराबर -3 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी एक्स वाई बराबर हो गया -3। अब देखो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3 यानी कि +3 बराबर 13, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10। अब एक्स माइनस वाई निकालना है, एक्स माइनस वाई क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई यानी कि +6, यानी 16 10 6 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस का। अब अगर मॉड लगा है इसके आगे तो इसका मतलब ऋणात्मक वाला मान छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कहा गया कि 8400 रुपये 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना हो जाते हैं 10,164 हो जाते हैं। तो कहा गया सिंपल इंटरेस्ट 4 सही 3/5 सालों का क्या होगा उसी रेट से। ठीक है, देखो अगर कोई चीज़ 8400 से कितना बढ़ जाती है 10,164 हो जाती है, 4 से पहले काट दो, ये 2100 से बढ़ के ये आपका हो जाएगा 2541 हो जाती है, या आप 3 से काट दो, 3 से कटेगा 21 से काटो 21 से कटेगा, 21 से काटोगे तो ये 100 आ जाएगा, ये आपका 121 आ जाएगा। यानी कोई चीज़ 2 साल में 100 से बढ़ के 121 हो जाती है। 2 साल में अगर 100 से 121 हो रहा है तो 1 साल में रूट निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में रूट निकाल लिया जाता है, यानी 1 साल में कोई चीज़ 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी। और कोई चीज़ 10 से बढ़ के 11 हो रही है यानी कि ब्याज कितना मिला 1 रुपये, 10 रुपये पे 1 रुपये यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने निकाल लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 4 सही 3/5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10 चौको 40। अरे देखो 4 सही 3/5 मतलब हो जाएगा 23/5 साल। अगर 1 साल में 10% तो 23/5 सालों में 23/5 गुणे 10% यानी 46%। यही पूछा गया कि इस राशि का 46% कितना हो जाएगा, यानी 8400 का 46%। तो 8400 का अगर 46% निकालना है तो आप कहेंगे 84 गुणे 46 हो जाएगा, गुणा कर दो 184 हो जाएगा, और 8 से काटोगे तो 368 हो जाएगा, यानी 4 6 8 3 3864 रुपये हो जाएंगे। ये प्रश्न देखो a+b दिया गया, b+c c+1 अनुपात दिया गया, abc 28 दिया गया, 1/a 1/b 1/c। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो a b को अगर हम 5 माने, b और c के सम को 12 माने, c + a 11 माने, तीनों को जोड़ेंगे 2 टाइम्स ऑफ a + b + c मिल जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा 5 12 17 और 11 28, यानी 2 टाइम्स ऑफ a + b + c बराबर 28, तो a + b + c बराबर 14 यूनिट हो जाएगा। और अगर ये 14 यूनिट हो गया, आपको दिया गया ये बराबर 28, यानी 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा। अब 1 यूनिट बराबर 2 हो गया तो आप कह सकते हैं a + b जो 5 हमने माना था वो है 10, b और c जो हमने 12 माना था वो 12 दूना 24 है, और c + a जो हमने 11 माना था वो 22 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको घटाएंगे ए बी सी में से, यहाँ से हमारा a बराबर आ जाएगा 4। अगर हम इसको घटाएंगे तो b बराबर आ जाएगा 6, और अगर इसको घटाएंगे तो c बराबर मिल जाएगा कितना 18, कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा 1/a 1/b 1/c,
यानी 1/4, 1/6, 1/18 यही पूछा गया। 36 से गुणा कर दो यानी कि ये 9:6:2 हो जाएगा। कहा गया कि एक ट्रेडर है यानी एक व्यापारी है 20% फायदा कमाता है किसी वस्तु को बेच के। कहा गया अपनी वस्तु है उसका प्राइस 130 रुपये बढ़ा देता है तो उसका इंक्रीमेंट जो है, ठीक है, 28% हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो आपसे सीधे सीधे कहा गया, ठीक है, कि 130 रुपये बढ़ाने पे 20% से लाभ बढ़ के 28% हो जाता है। यानी कि जो हम लाभ को प्रतिशत में देखें अगर तो 20 से बढ़ के 28% यानी 8% लाभ बढ़ जाता है, यानी 8% CP का बढ़ जाता है। तो रुपए में वो कितना बढ़ता है 130, यानी CP का 8% 130 है तो CP पूछा गया, यानी 12.5 से इधर गुणा कर दो, यानी CP का 100% पूछा गया। बेसिकली 8% अगर 130 है तो इसका 12.5 गुना कर दो इधर, यानी 100% कितना आ जाएगा 130 गुणे 12.5 यानी 13 गुणे 125। 13 गुणे 125 करोगे तो कितना हो जाएगा 13×5 65, 13×9 = 32, 13×1 13×3 16, यानी 1625 आ जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर सा है। कहा गया 3 अंकीय संख्याएं हैं 235, 2x5, x3 5, 6 3x और 1 1 6। इसका जो एवरेज है वो 333 है। तो आपसे कहा गया एवरेज ऑफ x+1, x+3, x+8 बताइए। ठीक है, देखो आपको दिया गया 2 3x 2 3 5 2x5। देखो कोई संख्या 2x5 के फॉर्म में लिखी, इसका मतलब होता है 2 × 100 यानी 200 प्लस x × 10 यानी कि दहाई के स्थान पे। ऐसे देखो अगर कोई संख्या x y z लिखे तो इसकी वैल्यू क्या होती है x गुणे 100 यानी 100x प्लस दहाई के स्थान वाली संख्या पे 10 से गुणा यानी 10y प्लस इकाई वाली संख्या में 1 से गुणा यानी z, यानी इसकी वैल्यू इतनी होती है। यानी अगर हम कहें वंस, टेंस और 100 डिजिट की तो 100 डिजिट जो है उसमें 100 से गुणा होता है, यानी कि सैकड़े वाली संख्या में 100 से, दहाई वाली में 10 से और इकाई वाली में किसी संख्या से गुणा नहीं होता, वही उसकी वैल्यू होती है। ऐसे हम पहली संख्या की बात करें तो वो लिखी हुई है 235। दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो लिखी हुई है 200, 2 में 100 से गुणा, x में 10 से गुणा यानी 10x प्लस 5, ये दूसरी संख्या है। तीसरी संख्या x में 100 से गुणा यानी 100x प्लस 30 प्लस 5 35 प्लस तीसरी संख्या 630 प्लस x और चौथी संख्या 116 लिखी हुई है। और इन सब का योग कितना है 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का एवरेज अगर 133 है तो उनका योग हो जाएगा 5 गुणे 333, यानी कि आपका हो जाएगा 1665। ठीक है, अब देखिए आपसे पहले x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 235 200 435, 5 और जोड़ देंगे 440, 35 475, 475 और 630 यानी कि 1105, 1105 में 116 1221, यानी कि आप कहेंगे 1221 प्लस 10x 100x 110x हो गया और एक 111x, 111x बराबर आपका हो गया, इसको इधर भेज दो, यानी 111x बराबर हो गया 4 4 4, यानी x बराबर हो गया 4। मगर x बराबर 4 हो गया तो x+1 x+3 और x+8 का एवरेज कितना हो जाएगा, पहले इनको जोड़ेंगे, यानी 3x प्लस 8 3 11 1 12, ये योग हो गया, 3 से डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा x+4 और x की वैल्यू 4 है तो एवरेज कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। तो अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, एवरेज स्कोर ऑफ 84 स्टूडेंट्स, यानी एक क्लास जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं उसका एवरेज जो है वो 57 है। अगर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 10:11, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स, व्हाट द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन दैट टेस्ट। ठीक है, देखिए 84 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स हैं, बॉयज़ हो गए या गर्ल्स हो गए, इनका जो एवरेज है वो 57 है। और आपसे कहा गया एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स का अगर 50 है तो इससे या 5 है 5x है तो गर्ल्स का 20% कम यानी 1 कम, यानी ये 4x है। तो आपसे कहा गया गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या काम करना है, 5x की वैल्यू पूछी। देखो 4x और 5x का अगर एवरेज 57 है तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 57 - 4x और 5x - 57, और ये अनुपात आपको दिया गया, ये अनुपात बॉयज और गर्ल्स का,
यहाँ पे देख सकते हैं 10:11 है, यानी 11 क्या इसमें गुणा, 10 का इसमें गुणा, सॉल्व कर लीजिए दोनों को, यानी इधर गुणा करेंगे तो 11 बचे 55x माइनस 11 सत्तर 77, 11 बचे 55 7 62 बराबर 570 माइनस 40x, यानी आपका हो गया 95x बराबर 570 प्लस 627 यानी 1197, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 19 पचे 55, 19 छक्के 114, 19 तियाँ 57, यानी 5x ही आपको निकालना था जिसकी वैल्यू आ गई 63। अच्छा, जिनको मिक्सचर एलिगेशन में कोई भी दिक्कत है वो क्या काम करेंगे, CGL 2019 के टॉपिक वाइज सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जा रही है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स ये ऐसे नाम से प्लेलिस्ट है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे बेसिक भी मिल जाएगा। अब इसको करने के कई तरीके थे। एक हम मान लेते 4x ये एवरेज बॉयज़ का है, 5x गर्ल्स का है। आपको पता है जब टोटल स्टूडेंट्स 84, इनका अनुपात 10:11 दिया गया, यानी 40 लड़के हैं 44 लड़कियाँ, तो 40 लड़कों का एवरेज अगर 4x है तो इनका कुल कितना हो जाएगा 40 गुणे 4, लड़कियों का ऐसे 44 गुणे 5x, कुल स्कोर ऐसे कैसे कितना है 84 गुणे 57, तो यानी कि 160x प्लस 220x बराबर 84 गुणे 57, तो वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं फिर 5x निकाले, ऐसे भी करते। तो बहुत सारी मेथड होती है किसी क्वेश्चन को करने की, आप किस मेथड से करते हैं, कौन सी मेथड आपको उपयुक्त लगती है, कौन सी मेथड में आप प्रैक्टिस करके आए, मेहनत करके आए, वो मेथड एग्जाम हॉल में काम आती है। बाकी कोई भी मेथड इवन 3 सेकंड की कोई मेथड मैं आपको बताऊं वो फ़ायदेमंद नहीं होगी अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसी वजह से सारी मेथड, बेसिक मेथड्स, ट्रिक्स सारी प्रैक्टिस में जो रहे वही एग्जाम हॉल में लगाना चाहिए, ताकि आपकी जो मतलब स्पीड है वो भी मेंटेन रहे, एक्यूरेसी भी मेंटेन। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, फिर सॉल्व करना होता है। ऑफ यहाँ पे दिख रहा है, ऑफ मतलब होता है गुणा, 4 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, यानी आपका लिखा कितना हो 2/5 डिवाइडेड बाई 2/15, ठीक है, माइनस 4/5, मिस्र को सिंपल में बदल लो 10/9 डिवाइडेड बाई 8/15, डिवाइडेड का बेसिकली मतलब होता है पलट के गुणा कर लो, यानी गुणे 15/8 माइनस 3/4 धन 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी 3/4 गुणे 2 कर लो। अब सॉल्व करोगे 2/5 और 2/15 से भाग करना है, यानी आप कह सकते हैं ये लिखा हुआ गुणे 15/2, 2 कट गया, 5 से 15 में भाग करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये 8/9 लिखा हुआ है, और 8/9 4 दूनी 8, ये कट गया, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी 5/3 लिखा हुआ है, माइनस 3/4 धन 3/4 गुणे 2, यानी ये प्लस में 3/4 आ जाएगा, 3 प्लस 3/4 यानी कि 15/4 माइनस 5/3, 45 में से 20 घटेगा 25/4 दिया 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमें फेज 8 में पूछे गए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हों। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हमसे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर जुड़ सकते हैं, PDF उधर ही शेयर होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट जो मैंने शुरुआत में बोला था वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, क्लिक करके आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। CGL 2020, CHSL 2020, CPO 2020 सारे लोग के लिए ये जो वीडियो होगी, CPO 20 नहीं, CPO 2021 के लिए सारी वीडियोज यूजफुल होंगी। तो जाके चेक करें और अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाते रहें। और फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, लव यू ऑल, बेस्ट विशेस।